हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी AA और SSR के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका रीजनिंग एंड जीके स्पेशल होगा, यानी आपके इस प्रैक्टिस सेट्स में जीके और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को दिए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन में AA SSR में आपके 4 सेक्शन में क्वेश्चंस होते हैं। मैथमेटिक्स, आपके फिजिक्स के सेक्शन यानी आपके साइंस के सेक्शन, जिसमें कि आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, और जैसे कि आपको जनरल साइंस के 2-3 ही क्वेश्चन होते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या होते हैं, फिजिक्स के होते हैं, वो भी 11-12 लेवल के। ठीक है। और आपका एक और सेक्शन होता है इंग्लिश का, जिसमें कि आपको 25 क्वेश्चन होते हैं, और एक लास्ट सेक्शन होता है जिसमें कि आपको रीजनिंग एंड जीके क्वेश्चन दिए जाते हैं। रीजनिंग के उसमें आपको लगभग 5 क्वेश्चंस होते हैं, और जीके के आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। सभी सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन दिए जाते हैं। सो आपको रीजनिंग से कहने का मतलब है कि रीजनिंग से 5 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे आते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट्स में आपको 5 क्वेश्चंस रीजनिंग के और कुछ क्वेश्चंस जीके के आपको दिए जाएंगे। और जो भी आपके प्रैक्टिसेस मैथमेटिक्स के चल रहे हैं, जनरल साइंस के चल रहे हैं, जिसमें कि आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को जो जैसे चल रहे थे वो वैसे चलते रहेंगे। आपको बता दें कि यह सभी प्रैक्टिस सेट्स के जो PDF होंगे उसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ही PDF के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि सभी प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वीडियोज़ को देखें, दोस्तों में भी शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें। ये सभी क्वेश्चंस बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप यहाँ से हम सारे क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट को सिखाते हैं, उस कंसेप्ट को सीखिएगा, और देन फिर जो भी आपके पास बुक्स है, जो भी आप बुक्स को फॉलो करते हैं उनको बनाइएगा, देखिएगा डेफिनेट तौर पे वो सभी बुक्स के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। अगर आपसे उनमें के क्वेश्चंस को भी फंसते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप तो लिख नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए रहिएगा, तो वहाँ पे आप फोटो खींचकर उसका आप भेज सकते हैं वहाँ पे, ताकि वहाँ पे और भी बच्चे जुड़े हैं वो भी उसका सोल्यूशंस दे पाएँ। और उन सभी बच्चों से अगर सोल्यूशंस नहीं मिल पाता है तो फिर हम भी आपको सोल्यूशंस उसके दे देंगे। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये सभी प्रैक्टिस सेट्स इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, और यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उसको अच्छे से सीखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो लेक्चर्स की ओर बढ़ते हैं और अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा गया है कि P इज स्टैंडिंग टू द ईस्ट ऑफ Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। P जो है Q के ईस्ट में खड़ा है 4 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, P स्टैंड्स स्टिल, P अभी तक खड़ा है, स्टिल मतलब अभी तक वहाँ पे खड़ा है, वाइल जबकि Q गोज नॉर्थ फॉर 4 किलोमीटर, जबकि Q जो है वो नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर चला जाता है। ठीक है, तो इन विच डायरेक्शन मस्ट Q नाउ लुक टू सी P। ठीक है, तो P को देखने के लिए Q जो है वो किस दिशा की ओर देखेगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। आपसे यहाँ पे यह नहीं पूछा जा रहा है कि कितने दूरी पे चला गया। ठीक है, अगर कितने दूरी पे चला गया तो वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे यह भी पूछा जा रहा है कि P को देखने के लिए Q जो है वो किस दिशा की ओर देखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो पूरा इतना बड़ा कथा लिखा गया है, इस कथा का क्या करते हैं, हम फोटो बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस में कैसे कैसे हमें दिया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो बनाने से पहले आपको बता दें कि आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ईस्ट होते हैं, ये वेस्ट होते हैं, ये नॉर्थ होता है आपका, यह साउथ होता है। ठीक है, अब चलिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि P जब खड़ा है तो Q जो है इससे ईस्ट की तरफ कितना, सॉरी कहाँ की तरफ है आपके, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, तो P कहाँ पे, ईस्ट की तरफ खड़ा है Q से। तो देखिए मानते हैं यहाँ पे कि पहले आपको Q बना देते हैं। देखिए यहाँ पे Q है और Q से ईस्ट की तरफ P खड़ा है, तो मतलब P यहाँ पे होगा, क्योंकि इधर ही तो ईस्ट होगा ना, देख सकते हैं। तो Q जो है आपके, P जो है वो Q के ईस्ट की तरफ खड़ा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं खड़ा है, और ये क्या है, हमेशा रेस्ट में है स्टिल, यानी बाद में भी रेस्ट में है और शुरू में भी रेस्ट में है। देन फिर क्या होता है बाद में कि ये जो Q है ये आपका कितने दूरी पे खड़ा है, 4 किलोमीटर पे है, और देन फिर Q को क्या होता है लास्ट में 4 किलोमीटर दूरी की और नॉर्थ की तरफ बढ़ जाता है। तो ये भी कितना हो गया, 4 किलोमीटर हो गया, और यहाँ पे Q अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये Q का क्या है, फाइनल पोजीशन है, यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन है किसका, Q का, ये Q का फाइनल पोजीशन हो गया। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो आपका Q है P को देखने के लिए किस दिशा की ओर देखेगा। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन करते हैं, और आप देखिएगा कि Q जो है यहाँ पे खड़ा है और इस P को देख रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आप इसको ऐसे समझिए, ये इस तरीके से हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो लाइन आपका होता है इसको पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, और देखते हैं कि देखिए जब भी आपको पता रहेगा आप इसका लगाइएगा नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको जब देख रहा है Q तो उसको ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, तो उसका जो डायरेक्शन लिया जाएगा वो क्या होगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन लिया जाएगा। यानी जो डायरेक्शन आपका यहाँ पे आया है उसको पैरेलली नीचे शिफ्ट कीजिएगा और देखिएगा कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए यानी Q जो है P को देखने के लिए उसे कहाँ देखना पड़ेगा, साउथ ईस्ट की ओर देखना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कितने दूरी पे है अगर आपसे यह पूछेगा तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा।
ठीक है। तो मानते हैं कि वो कितने दूरी पे है, तो वो आपका है डी डिस्टेंस पे, कितना है डी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर ये आपका 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका 4 बाहर आ जाएगा, √2 हो जाएगा, यानी कितना डिस्टेंस पे होगा, वो आपके 4√2 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। आपसे डिस्टेंस पूछता तो ये आंसर होता, आपसे दूरी डायरेक्शन पूछ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन कैसे दिखेगा, आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में दिखेगा, तो दक्षिण पूर्व की ओर, मतलब साउथ ईस्ट की ओर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि बी द सन ऑफ ए, बी जो है वो ए का क्या है, सन है, ठीक है। बी द सन ऑफ ए का क्या है, सन है बी, वाज वेडेड टू सी, और ये जो बी है वो सी से क्या कर रहा है, शादी कर रहा है, यानी वेडेड कर रहा है, ठीक है। वेयर एज जबकि डी वाज मैरिड टू ई, जबकि डी जो है वो ई से मैरी कर रहा है। इफ़ अगर ई इज़ द ब्रदर ऑफ बी, अगर ई जो है बी का ब्रदर होगा तो हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, अगर ई जो है बी का ब्रदर होगा तो डी ए से क्या रिलेशन होगा, यानी डी का ए में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। आपसे यह पूछा जा रहा है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। आप सबसे पहले इस तरह के जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसको कोशिश कीजिए कि इसको आप नंबर करें, आपके डायरेक्शन करके आप प्लॉट करें, ठीक है। यानी जो भी दिया जा रहा है उसको सबसे पहले लिख लेना है। तो सबसे पहले हम बी लिख लेते हैं। बी क्या है आपका, ए जो है ए का सन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए बनाते हैं, ये क्या है आपका सन है, ठीक है। देन फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बी जो है वो सी से शादी कर लेता है, बी जो है वो सी से शादी कर लेता है। तो यहाँ पे लिखते हैं अगर बी जो सी से वेडेड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ए जो है आपका बी जो है ए का सन है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ए जो होगा वो बी का फादर होगा, ठीक है, फादर होगा। अगर बी जो है किसी सी से शादी करता है तो मस्ट है कि ए और सी में किसका रिलेशन होगा, ए और सी में रिलेशन होगा आपके उनकी बहू का, ठीक है, बहू का रिलेशन होगा। क्योंकि ये अगर बी सी से शादी कर रहा है तो बी ए जो है बेटा हो गया, ठीक है, ए का जो बेटा हो गया वो बी हो गया, और बी सी से शादी कर रहा है तो ए और सी में क्या हो गया, बहू का रिलेशन हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में अभी तक आ चुका होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है आपका बी का वाइफ है, और यहाँ पे क्या है आपका बहू है, हम यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं बहू होगा, ठीक है। हालांकि आपको ए और सी के बीच रिलेशन नहीं पूछा जा रहा, आपसे आपको डी और ए के बीच रिलेशन पूछा जा रहा है। तो ठीक है हम निकालेंगे पहले, लेकिन जो हमें जैसे जैसे दिया जा रहा है उसको वैसे हम क्या कर रहे हैं, उसको प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। देन फिर रिलेशन में देखा जा रहा है, क्वेश्चंस में ही देखा जा रहा है कि कहा जा रहा है देन फिर आगे कि डी इज मैरिड टू ई, डी जो है वो ई से मैरिड कर लेता है, ठीक है। तो और कहा जा रहा है कि ई इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो ई जो है आपका इसमें क्या है, ब्रदर का रिलेशन है, ई और बी में क्या है, ब्रदर का रिलेशन है। और ई जो है वो क्या कर रहा है आपका, किससे शादी कर रहा है, डी से, ई जो है वो डी से शादी कर रहा है, ठीक है। ई जो है वो डी से शादी कर रहा है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको डी और ए में रिलेशन बताना है, यानी यही रिलेशन बताना है आपको, ठीक है। ये रिलेशन आपको बताना है कि इनके बीच क्या रिलेशन होगा। तो क्या आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि डी और ए के बीच में क्या रिलेशन होगा। यदि बी जो है आपका सन है, यदि बी जो है सन है किसका, ए का, ठीक है, और बी और ई क्या आपके ब्रदर है, ठीक है। ये दोनों जब ब्रदर होंगे तो स्वाभाविक से बात है कि ई भी जो होगा वो ए का क्या होगा, सन के बीच की रिलेशन होगा, सन के बीच की रिलेशन होगा। देखिए यहाँ पे यह नहीं दिया गया है कि अपना बेटा है या फिर कैसा है ब्रदर, वो नहीं दिया गया है। तो आप इसको अपना भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर अंकल भी मानते हैं तो कुछ भी मान लीजिए, अंकल को भी एक तरह से फादर ही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके सन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपके सन हो जाएंगे। तो इनके बीच भी सन का रिलेशन है, और ई जो है डी से मैरी कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ए और डी में किसका रिलेशन होगा, ये भी आपके बहू का ही रिलेशन होगा, क्या होगा, बहू का ही रिलेशन होगा, ठीक है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ यानी बहू। आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके से रिलेशन वाले क्वेश्चन दिए जाए, ब्लड रिलेशन, तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उन सारे चीज़ों को एक साथ लिखना पड़ता है। आप एक बार लिखिए, एरो दे दे के उनके बीच का रिलेशन को डिफाइन कर लीजिए, और देन फिर जब आप उसको सारे क्वेश्चन को बनाने के बाद आप जब देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए, किसी को डाउट हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके कमेंट्स का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। तो शायद डाउट नहीं होना चाहिए इसमें ये भी, लेकिन फिर भी डाउट अगर होता है तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अगर आपको फास्ट लग रहा होगा वीडियोस तो थोड़ा स्लो करके देखिएगा, ठीक है। अगली बार से प्रयास किया जाएगा कि थोड़ा सा आपको स्लो ही बताया जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर। निम्नलिखित संख्या अनुक्रमांक में लुप्त संख्या कौन है। यहाँ पे मिसिंग नंबर पूछा जा रहा है। यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन सिर्फ दे दिया गया है, इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सिंपल समझिए कि मिसिंग नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। मिसिंग नंबर फाइंड करना है आपको, ठीक है। चलिए तो फाइंड करते हैं, देखते हैं। 1, 3, 7, 15, यही मिसिंग नंबर है, क्वेश्चन मार्क्स, और ये 63 है। देखिए अगर हम ए और 1 और 3 के बीच रिलेशन देखें कि 1 और 3 कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें
2 से गुना करके अगर 1 जोड़ देते हैं, 2 से गुना करके अगर 1 जोड़ देते हैं तो 3 मिल जाएगा हमें, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर 3 और 7 में देखेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 से गुना करके हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ये 2 से गुना किससे कर रहे हैं, हम 3 में कर रहे हैं, तो 3 दूना 6 और 6 + 1 7, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे 2 से गुना करके अगर 1 जोड़ते हैं तो 7 दूना 14, 14 1 15, ठीक है, मिल जा रहा है। हमें ये नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, तो गुने 2 + 1, तो 15 दूना 30 + 1 कितना होगा, 31 हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि क्या ये इसी पैटर्न पे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो हमारा जितना हमने अभी तक बनाया है ये आपका पैटर्न गलत होगा, फिर हमें दूसरा पैटर्न खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, गुने 2 + 1, तो 31 गुने 2 कितना होता है आपका, 62 हो जाएगा, ठीक है। और उसमें +1 करेंगे 63 आ जाएगा। तो यानी हमारा पैटर्न जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 यानी 31। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि इफ वाइट इज कॉल्ड ब्लू, वाइट को क्या है, ब्लू कहा जाता है। देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आपको क्या करना पड़ता है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो ये देखने के लिए सिर्फ लंबा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जान बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जान बिल्कुल नहीं होता है, बस देखने में लंबा लगता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको सभी चीज़ जैसे जैसे दिए गए हैं उसको आप लिख लीजिए, जैसे जैसे दिया जाएगा क्वेश्चन में वैसे वैसे आप इसको लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम, इफ़ वाइट इज कॉल्ड ब्लू, वाइट को ब्लू कहा जा रहा है, ठीक है। ब्लू इज कॉल्ड रेड, ब्लू को रेड कहा जा रहा है, ठीक है। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। रेड इज कॉल्ड येलो, रेड को क्या कर रहे हैं, येलो कह रहे हैं। येलो इज कॉल्ड ग्रीन, येलो को क्या कर रहे हैं, ग्रीन कह रहे हैं, ठीक है। ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ग्रीन को क्या कर रहे हैं, ब्लैक। अब देखिए जहाँ जहाँ बी आया है उसको थोड़ा सा पूरा पूरा लिखेंगे ताकि क्या हो, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए अब आपको समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि ग्रीन को ब्लैक कहा जा रहा है। चलिए ब्लैक को क्या कहा जा रहा है, वायलेट कहा जा रहा है। ब्लैक है, ब्लैक, इसको क्या कहा जा रहा है, वायलेट कहा जा रहा है, VIOLET। वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, वायलेट को क्या कहा जा रहा है, ऑरेंज। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि ह्यूमन ब्लड का जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे रेड को हम क्या कह रहे हैं, येलो कह रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेड को हम क्या कह रहे हैं, येलो कह रहे हैं। तो रेड ना लिख के हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका येलो हो जाएगा। हमें पता है कि ह्यूमन ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है, ठीक है। तो रेड को हम येलो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा वो रेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका, येलो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, येलो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यही होता है कोडिंग डिकोडिंग, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस इतना बड़ा कथा जो होता है वही आपको परेशान करेगा। उसको सारे को एक साथ लिख लीजिए और देन फिर जो भी कहा जा रहा है वो आप उसको बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज कितने हैं, यानी आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना है। यहाँ पे भी हिंदी में, इंग्लिश में नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड करने के लिए आप, इसका तरीका होता है फाइंड करने का। आप क्या कीजिए, सबसे पहले नंबरिंग दीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले नंबरिंग दीजिएगा। तो चलिए हम नंबरिंग यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे लिखिएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। नंबरिंग हमने दे दिया। और नंबरिंग देने के बाद आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे यह देखना है कि एक नंबर से बनने वाले, यानी एक एक नंबर से बनने वाले कितने ऐसे त्रिभुज हो सकते हैं, यानी कितने ऐसे ट्रायंगल बन सकते हैं, यानी 1 नंबर से बनने वाले ट्रायंगल, ठीक है। आप यहाँ पे लिखिएगा ट्रायंगल मेड बाय 1 नंबर्स, यानी एक एक नंबर से बनने वाले कितने से ट्रायंगल। तो एक एक नंबर से बनने वाले ट्रायंगल जो होंगे वो सिर्फ आपके देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है कि यह है एक नंबर सीधा, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। दूसरा क्या है, ये 2 नंबर ट्रायंगल है। और कोई है जो एक एक नंबर से बने, ठीक है, ऐसा कोई है ट्रायंगल, तो ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं, ठीक है। अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो देख सकते हैं कि ये 1 और 4 मिलाकर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कितने ट्रायंगल हो गए, 2 हो गए, ठीक है। फिर से लिखिएगा ट्रायंगल मेड बाई कितना नंबर, आप बताइए तो 2 अंकों से, यानी 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर से बनने वाले कितने ट्रायंगल होंगे, तो 1 4 यह हो गया, फिर कौन सा हो गया आपका, फिर 2 3 1 यह हो गया, फिर आपका 1 2 यह हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, 3 हो गया टोटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखिएगा ट्रायंगल मेड बाय कितने, 3 नंबर। 3 नंबर से कोई बनने वाले हैं क्या बताइए तो, 3 नंबर से तो कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें 0 हो जाएगा। तो 3 नंबर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब लिखेंगे ट्रायंगल मेड बाय 4 नंबर्स,
ठीक है। अब 4 नंबर से बनने वाले ट्रायंगल कितने होंगे अब उसको देखिएगा। तो 4 नंबर से बनने वाला ट्रायंगल सिर्फ यही होगा आपका 1 2 3 4 पूरा जो मेन ट्रायंगल है आपका वही। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपल 1 हो जाएगा। तो टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा आपका, टोटल ट्रायंगल्स जो बनेंगे वो कितना हो जाएगा टोटल ट्रायंगल्स, तो 2 + 3 + 1, तो 3 2 5 और 5 1 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब भी आपको त्रिभुज वाले क्वेश्चंस आए, ट्रायंगल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा जाए, तो आप नंबरिंग प्लॉट कर लीजिए और वहाँ से उसको गिन के लिख लीजिए। ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, हमारा रीजनिंग का पार्ट खत्म हो चुका है। रीजनिंग में हमने आपको कितने 5 क्वेश्चंस करवाए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस आपके अलग अलग है, अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग सब्जेक्ट से, ठीक है, सॉरी चैप्टर से। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन था, ये आपका क्या है ब्लड रिलेशन है, ये आपका क्या है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है यानी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ये फिर क्या है आपका कोडिंग डिकोडिंग है, और ये फिर क्या है आपका फिगर वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो सभी क्या है क्वेश्चन आपके अलग अलग है। इसी प्रकार से अलग अलग मिक्सअप क्वेश्चन ही आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन में आते हैं। सो इस कारण से हमने मिक्सअप क्वेश्चन दिया है। अब चलेंगे किसकी तरफ, अब हम चलेंगे जीके क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है। तो जीके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले बनाने वाले हैं क्वेश्चंस। कौन सा है हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा गया है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिग्निटेरीज हैज़ बीन अवार्डेड द भारत रत्न, निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है। निम्न जो भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है उनमें से किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो इनमें से किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो वो है मिसेज लता मंगेशकर। ठीक है। मिसेज लता मंगेशकर यानी श्रीमती लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड की तरफ, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन विच स्टेट। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, पुराने नालंदा यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी आपके कहाँ पे, बिहार में है। कहाँ पे, बिहार में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश इज अ स्टेट ऑफ इंडिया विच इज लोकेटेड ऑन द डैश ऑर्डर ऑफ इंडिया। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जो कि भारत की डैश सीमा पर स्थित है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भारत की एक राज्य है जो कि भारत की डैश सीमा पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न सीमा पे, यानी पूर्वोत्तर सीमा पे वो स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 9th नंबर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर। इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो कितने साल के लिए क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। ठीक है। तो बताइए कितने सालों तक इलेक्ट होते हैं। तो इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो 5 सालों तक इलेक्ट होते हैं। इलेक्शन में यहाँ पे सभी जो होते हैं वो आपके लगभग 5 साल तक ही इलेक्ट होते हैं। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि डैश रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। कौन सा रिवर जो है आपके, डैश नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। तो कौन सा रिवर सबसे लंबी नदी है, तो यहाँ पे क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, गंगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये क्या थे आपके आज के रीजनिंग और जीके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में बचे हुए 15 और भी जीके क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, ताकि क्या हो जाएंगे आपके एक साथ टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।